दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं HMPV वायरस के बारे में, जिसका आउटब्रेक इस समय चाइना में देखने को मिल रहा है और इंडिया में भी इसके लगभग 16 केस अभी तक सामने आ चुके हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। तो आखिर ये वायरस क्या है, किस तरह से लोगों को ये संक्रमित कर रहा है, किस तरह के लक्षण इस वायरस में देखने को मिलते हैं, कौन सी बीमारी इसकी वजह से डेवलप होती है, किन लोगों में संक्रमण के ज़्यादा चांसेस हैं और इस वायरस को किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है या ट्रीट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। और साथ ही कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में भी जानेंगे जो इस वायरस के अगेंस्ट यूज़ की जा सकती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए ताकि आप सभी चीज़ों को ठीक तरीके से समझ पाएँ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित आगरकर इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये वायरस है क्या। तो देखिए HMPV इसका मतलब होता है ह्यूमन मेटानीमो वायरस। अब ये जो वायरस है वो जनरली ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी कि श्वसन तंत्र को ये नुकसान पहुंचाता है। और यही कारण है कि इस वायरस को कोरोना वायरस से भी कंपेयर किया जा रहा है। लेकिन कोरोना वायरस और इस वायरस में एक बहुत बड़ा अंतर है जो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। अब इस वायरस को लेकर एक बात समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये वायरस कितने समय से हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है और कितने टाइम से ये ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि ये वायरस कितना ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है आज के टाइम पर। तो देखिए एक वायरस है जो पक्षियों को अफेक्ट करता है और पक्षियों में पाया जाता है, इसे कहते हैं एवियन मेटानीमो वायरस। ये वायरस इवॉल्व होकर के इंसानों को अफेक्ट करने लगता है और उसके बाद इसे कहा जाता है ह्यूमन मेटानीमो वायरस। अब जो एवियन मेटानीमो वायरस है ये सन 1800 में पक्षियों में पाया जाता था, उसके बाद ये इवॉल्व होकर के इंसानों में आया और फिर सन 1875 से 1889 के बीच इंसानों में इस वायरस का संक्रमण कुछ ज्यादा तेजी से फैलते हुए पाया गया। लेकिन HMPV को पहली बार रिपोर्ट किया गया सन 2001 में और एवियन मेटानीमो वायरस को पहली बार रिपोर्ट किया गया सन 1970 में। तो ये जो HMPV वायरस है ये एवियन मेटानीमो वायरस का एक इवॉल्व्ड रूप है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में पिछले काफी सालों से मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वायरस ने बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी अफेक्ट कर चुका है और काफी सारे लोग इससे संक्रमित पहले से हो चुके हैं। चूंकि ये वायरस काफी टाइम से हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है तो हर साल सर्दियों के मौसम में इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है और काफी लोगों को हर साल इस वायरस से संक्रमण होता है। और इसका सीधा सा एक मतलब है कि इस वायरस के अगेंस्ट ज्यादातर लोगों में इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। तो ये वायरस कोरोना वायरस की तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। क्योंकि ये जो वायरस है ये पुराना है, काफी लोग इससे ऑलरेडी संक्रमित हो चुके हैं, उनमें इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत ज्यादा फैला था, उससे बहुत ज्यादा जाने भी गई थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उसका रीजन ये था कि कोरोना वायरस एक नया वायरस था और उसके प्रति लोगों में बिल्कुल भी इम्यूनिटी नहीं थी, क्योंकि उस वायरस से पहले कोई भी संक्रमित नहीं हुआ था। यही कारण था कि उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था और उसका संक्रमण भी काफी तेजी से फैला था। लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग HMPV वायरस के साथ इस तरह की सिचुएशंस डेवलप होने के चांसेस बहुत ही कम है। एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया का भी यही कहना है कि ये वायरस पिछले 50 सालों से हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। हर साल सर्दियों के मौसम में इसका संक्रमण देखने को मिलता है और जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको एहतियात बरतने की जरूरत है। तो अब बात करते हैं इस वायरस के लक्षणों की। तो देखिए ये जो वायरस है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। तो उस कंडीशन में जो सबसे कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसमें बुखार आना, खांसी आना, गले में खराश होना, दर्द होना, सर में दर्द होना, बदन में दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, ये सब कुछ कॉमन लक्षण होते हैं इस वायरस के। जो कॉमन कोल्ड या फ्लू में जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसी तरह के सिम्टम्स इस वायरस से संक्रमित होने के बाद देखने को मिलते हैं। लेकिन सीवियर केसेस में जहां पर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस केस में सांस लेने में दिक्कत होना एक आम लक्षण है। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज निमोनिया डेवलप हो जाता है इस वायरस के चलते। अब बात करते हैं इस वायरस के रिस्क फैक्टर्स की। तो देखिए इस वायरस से संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों को होता है। बच्चों की उम्र 5 साल या उससे कम है तो उनमें संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। बुजुर्गों में भी संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। 65 साल या उससे ज्यादा की उम्र है तो वहां पर संक्रमण का खतरा ज्यादा है। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, खासतौर पर जिन्हें HIV है, जिन्हें कैंसर है, जिन्हें डायबिटीज है या फिर कोई भी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करने
करने वाली मेडिकेशन चल रही है, या कोई क्रोनिक डिजीज है जैसे कि डायबिटीज, अस्थमा या सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, तो इस तरह की कंडीशंस में इस वायरस के संक्रमण के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं कि अगर इस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो सीवियर कंडीशन में इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इस वायरस के वजह से ब्रोंकियोलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ब्रोंकियोलाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स हमारे लंग्स में मौजूद होते हैं जो कि जो एयर हम इनहेल करते हैं उसे कैरी करने का काम करते हैं। दूसरी जो कंडीशन डेवलप हो सकती है वो है ब्रोंकाइटिस, जिसका मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकस। ब्रोंकस जो होता है वो हमारे लंग्स में एयर पैसेज होता है जो एयर को अंदर आने और लंग्स से बाहर जाने में हेल्प करता है। तीसरी जो कंडीशन डेवलप हो सकती है वो है निमोनिया। निमोनिया में जनरली लंग्स में इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाता है इन्फेक्शन की वजह से। चौथी जो कंडीशन इसकी वजह से डेवलप हो सकती है वो है कि अस्थमा और सीओपीडी के जो पेशेंट होते हैं उनमें तकलीफ बढ़ सकती है। अब ये जान लेते हैं कि इस वायरस का ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका संक्रमण कैसे फैलता है। तो देखिए, ये जो वायरस है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के थ्रू फैलता है, यानी कि जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उसकी वजह से उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है और जो सरफेस वहां पर है वो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। और जब कोई अगला व्यक्ति उस कंटेमिनेटेड एटमॉस्फेयर में आता है, उस सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो ऐसे में उसे भी संक्रमण हो जाता है। इस वायरस का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने, उससे गले मिलने, किसी भी तरह से उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो सकता है, और साथ ही संक्रमित व्यक्ति के द्वारा यूज की गई किसी भी सामग्री का यूज करने से भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, प्रिवेंशन के लिए कोरोना वायरस में हमने जो प्रिवेंशन के तरीके अपनाए थे उन्हीं तरीकों को यहाँ पर भी अपनाना होगा, क्योंकि इस वायरस का भी ट्रांसमिशन उसी तरह से होता है जिस तरह से कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन होता था। तो प्रिवेंशन के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि हाथों को साफ रखना जरूरी है, सैनिटाइज करना जरूरी है। अगर आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं और वहां पर इस वायरस का इन्फेक्शन फैला हुआ है तो ऐसे में मास्क का यूज करना बहुत जरूरी है। जब भी आप पब्लिक प्लेस में होते हैं अपने फेस को, अपने नोज को और अपनी आंखों को टच करना, इसको भी अवॉइड करना जरूरी है। और साथ ही किसी और के द्वारा यूज की गई चीजों का यूज करना और अपनी किसी चीज को किसी और व्यक्ति को देना, इसको भी अवॉइड करना जरूरी है, खासकर तब जब इस वायरस का संक्रमण आपके आसपास के एरिया में फैला हुआ हो। अब बात आती है कि इस वायरस को डायग्नोस कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, इस वायरस का इन्फेक्शन है या फिर नहीं है उसको कंफर्म करने के लिए नोज से और थ्रोट से स्वैब कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको टेस्ट करवाया जाता है। टेस्ट में रिपोर्ट क्या आती है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि इस वायरस का संक्रमण है या फिर नहीं है। लेकिन टेस्ट कराने की जरूरत उन लोगों को होती है जिनमें कुछ सीरियस सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही अगर सीरियस सिम्टम्स होते हैं तो ब्रोंकोस्कोपी और चेस्ट एक्सरे भी यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा रेकमेंड किया जाता है। अब बात करते हैं इस वायरस के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की। तो देखिए, अगर कोई भी सीरियस सिम्टम्स नहीं है तो इस वायरस को बहुत ही इफेक्टिवली घर पर ही मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट या फिर मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सीरियस कंडीशन है तो उस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत होती है, वहां पर ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत होती है, आईवी फ्लूइड्स देने की जरूरत होती है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह देने की जरूरत भी पड़ती है। बहुत सारे लोग एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं वायरल इन्फेक्शन के लिए भी। तो HMPV जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन है और यहाँ पर कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं आने वाली है, तो एंटीबायोटिक्स को यहाँ पर अवॉइड करना है, उनका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों की जो HMPV वायरस से संक्रमित व्यक्ति को दी जा सकती हैं, लेकिन सिर्फ तब जब कोई भी सीरियस सिम्टम्स उस व्यक्ति में ना हो। और साथ ही इन दवाइयों को लेने से पहले आप अपने आसपास किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से जरूर कंसल्ट कर लें। तो पहली मेडिसिन जो है वो है जेल्सेमियम। जेल्सेमियम का यूज जो है वो किसी भी फ्लू लाइक सिम्टम्स को रिलीव करने में किया जा सकता है। अगर व्यक्ति को बहुत ज्यादा थकान फील हो रही है, अगर बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही है, उसको एंजाइटी फील हो रही है, अगर ठंड भी लग रही है साथ में, तो ये सारी कंडीशंस में जेल्सेमियम का यूज किया जा सकता है। दूसरी मेडिसिन यहाँ पर है ब्रायोनिया एल्बा। अगर पेशेंट को ड्राई एंड पेनफुल कफ है, सर में दर्द हो रहा है, बदन में दर्द हो रहा है, मूवमेंट करने पे, चलने पे कंप्लेंट्स एग्रावेट हो रही हैं, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। तीसरी मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोलिएटम। अगर पेशेंट को परसिस्टेंट फीवर है, सीवियर उसे बॉडी एक हो रहा है, लगातार उसे बलगम के साथ में खांसी आ रही है और ठंडे वेदर की वजह से उसकी कंप्लेंट्स एग्रावेट हो रही हैं, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को
यूज किया जा सकता है। चौथी मेडिसिन यहाँ पर है एंटीमोनियम टार्टेरिकम। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है और विजिंग और रैटलिंग के साथ उसे खांसी भी आ रही है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी वो 4 मेडिसिन जो HMPV से संक्रमित व्यक्ति यूज कर सकता है अगर उसे कोई भी सीरियस सिम्टम्स ना हो तो उस कंडीशन में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।